हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय यानी कि सेट। समुच्चय को इंग्लिश में कहा जाता है सेट्स। तो आखिरकार सेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सेट्स होते हैं और इनको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। और चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए एक यूज़फुल टॉपिक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सेट्स। माय नेम इज जीतू सिंह, हमारा आपका क्यूट सा चैनल कंसेप्ट विद जीतू सर। देखो, पढ़ेंगे सेट्स। सेट्स को हिंदी में कहा जाता है समुच्चय। समुच्चय समुच्चय। अब सबसे पहली बात देखो, समुच्चय क्या है। अगर मैं यहीं इसके नाम से देखना चाहूँ हिंदी में भाई, तो यहाँ होगा समूह और प्लस चयन यानी कि समूह चयन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चयन हो रहा होगा, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का चयन हो रहा होगा, कलेक्शन हो रहा होगा, उसे ही तो सेट कहेंगे। तो देखो, मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, आप ध्यान से देखिए इसको। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। ए वेल डिफाइंड a well defined collection of objects is called sets। ठीक है भाई, क्या होते हैं अभी डिटेल में, ये नहीं कि भाई आए और इंग्लिश में हिंदी में अच्छी सी 2-4 वर्ड की डेफिनेशन लिखी और हो गया काम। नहीं, मैथ को समझना ज़रूरी है। मैथ लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता, मैथ को समझना ज़रूरी है। चाहे आप उसको हिंदी में समझिए या इंग्लिश में समझिए, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, लेकिन मैथ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ। वस्तुओं का, भाई वस्तु भी हो सकती है, इंसान भी हो सकती है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब देखो, इसे समझो बात को, क्या कह रहा है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित। तो मैंने कहा कि भाई कलेक्शन है, और कलेक्शन को लिखना आपको इस ब्रैकेट के अंदर, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। मैंने कहा कि आप अपने गांव के या मोहल्ले के सारे शराबियों का कलेक्शन करके दिखाओ। तो आपने क्या किया, 2-4 नाम ले ली, राकेश, मुकेश, और फिर उसके बाद और 2-4 नाम ले लिए, शिवचरण, और एक नाम और डाल दिया, रामदेव, स्वामी रामदेव, जो फेमस है भैया योगा के, स्वामी रामदेव, है ना, ये डाल दिया। और भैया राकेश तो मान लो शराब पीता है, मुकेश शराब पीता है, आपके मोहल्ले का आप जानते हो, और शिवचरण भी शराब पीता है, लेकिन स्वामी रामदेव तो इस चीज़ से सख्त नफरत करते हैं भैया। तो ये कोई कलेक्शन थोड़ा ही, शराबियों का कलेक्शन थोड़ा ही हो गया। तो ये एक सेट नहीं हुआ, ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय में वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए और सही मतलब होना चाहिए, तभी तो आप उसे सेट कहोगे। ये थोड़ा ही आप कुछ का कुछ। अब मैं कहूँ कि गंगा नदी है भाई, चलो रिवर, आपने लिख दिया यमुना, यानी कि यमुना भी लिख दिया, हम समझ गए कि आप एक सेट बना रहे हैं भारत की नदियों का। यमुना, कृष्णा लिख दिया, और फिर लिख दिया 1-2 ऐसा। तो भाई ये तो नंबर है, ये नदियां हैं, तो क्या बनाना चाह रहा हूँ मुझे तो कुछ पता चल नहीं रहा। तो ये भी एक सेट नहीं है।
सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए यार, कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, तभी तो आप उसे सेट कहोगे। ऐसे थोड़ा ही ना कि कुछ भी लिख दोगे, इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि भाई सेट बन गया, सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए। और वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित का मतलब मैंने आपको समझा दिया। तो मेरा कहने का मतलब यही था। अब मैं कहूँ कि भाई देखो एक सेट बनाओ, सेट आपने बनाया 2 4 6 8 10 और ऐसे डॉट डॉट, तो मैं समझ गया कि भाई ये एक कलेक्शन है, यानी कि एक सेट है, और ये सभी इवन नंबर का सेट है, यानी कि सम संख्या का सेट, सम संख्या का सेट है। तो इसका मतलब ये सेट हुआ, क्योंकि वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता चला भाई वेल डिफाइंड है तो सम संख्या का सेट हुआ। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई वेल डिफाइंड होना चाहिए। किसी का कलेक्शन कर दो और उसे इस ब्रैकेट के अंदर रख दो, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कोई निर्जीव चीज भी हो सकती है, सजीव भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आदमी भी हो सकती है, नदियां हो सकती, किसी का भी हो, बट वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होने का मतलब मैंने आपको बताया, वेल डिफाइंड है तो वो सेट है। अब देखो सेट तो चलो हम जान गए, तो भैया सेट पढ़ ही क्यों रहे हैं फिर? ऐसे वेल डिफाइंड करने से या कुछ बहुत ज़्यादा रिलेशन है। अगर आप सेट्स पढ़ते हैं, सेट से आप पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, और रिलेशन और फंक्शन अगर नहीं पढ़ोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं पढ़ सकते, आप अलजेब्रिक फंक्शन नहीं पढ़ सकते, आप लॉगरिथम फंक्शन नहीं पढ़ सकते। यानी कि पूरा मैथ की जड़ है सेट। सेट से बनेगा रिलेशंस, और रिलेशन से बनेंगे फंक्शन, फंक्शन से बनेंगे उनके ग्राफ। और दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी अगर पढ़नी हो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तब भी सेट की जरूरत है। और क्रमचय संचय, कम्युनिकेशन एंड परमुटेशन, क्रम से संचय, क्रम से संचय पढ़ोगे तब भी सेट की जरूरत पड़ेगी। तो भाई ये तो सुपर मोस्ट है टॉपिक। अब टीजीटी, टीजीटी में डायरेक्ट मेंशन किया गया इस टॉपिक को, सेट को। आप एसएससी सीजीएल की या कोई भी तैयारी मान लो, सीजीएल किसी भी तैयारी में वेन डायग्राम पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल। कैसा भी एग्जाम हो, यूपी का हो या मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वेन डायग्राम पढ़ रहे हो, वो वेन डायग्राम सेट से ही तो लिया गया है। और आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि 20 आदमी कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, 40 आदमी चाय पीना पसंद करते हैं, टोटल 100 आदमी हैं, और 20 ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। भैया वो सेट का क्वेश्चन है, तो सेट से कब तक मुंह मोड़ोगे? पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो सेट को जानो। अब मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी। अब देखिए सेट को नोटेट कैसे करते हैं, मतलब सेट को नोटेशन क्या है, मैं एक एक टर्म समझाता चलूँगा। इसके बाहर आप मतलब कुछ नहीं है, इससे बाहर आप यहीं समझ लीजिए, पूरी यूट्यूब पे सबसे बेस्ट मिलेगा यहाँ। देखो समुच्चय का संकेत, समुच्चय संकेतन, संकेतन में हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड लिखता चलूंगा, यानी कि सेट नोटेशन, सेट नोटेशन, नोटेशन। सेट को भाई नोटेट कैसे करेंगे? हर चीज़ को नोटेट करा जाता है ना। जैसे मान लो हमने कहा कि एक फंक्शन या एक इक्वेशन है p इक्वल्स टू इतना, वो इक्वेशन लिखेंगे, तो ऐसे इसमें भी होता है। तो देखो इसे नोटेट करना कोई ज़्यादा है नहीं। आप ए भी कह सकते हैं कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, एक्स एक सेट मान सकते हैं, वाई एक सेट मान सकते हैं, क्या एक सेट मान सकते हैं, टी एक सेट मान सकते हैं। कुछ भी, नोटेट का कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है। जैसे मान लो इंटीजर है, मतलब पूर्णांक, पूर्णांक को आप आई से कह दो। और मान लो नेगेटिव पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर तो उसे आई माइनस कह दो। पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे आई प्लस कह दो। और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है तो हम उसे कह देंगे भैया क्यू। और मान लो तुम्हारे पास होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या, तो उसे डब्ल्यू। और इसी तरीके से रियल नंबर है तो उसे आर। ये कुछ ऐसे अलग हैं, लेकिन इनका कोई नोटेशन का इतना, हाँ हालांकि एक बहुत याद रखना, रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट, नल सेट को हमेशा 5 से डिनोट करेंगे, ये बात याद रखिएगा। आगे हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सेट का नोटेशन का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन
नल सेट या कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिसे समझने में आसानी हो। ठीक, अब समुच्चय तो हमने सीख लिया भैया, एक सेट है और इस ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। तो फिर इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का निरूपण मतलब कैसे परिभाषित? दो विधि है भाई, देखो इसको लिखने की दो तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। एक तो टेबुलर या रोस्टर मेथड। रोस्ट आजकल बहुत ट्रेंड में है कि मुझे रोस्ट मार दिया या उसे रोस्ट कर दिया, रोस्टर मेथड है भाई। और एक है तुम्हारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब हिंदी में लिख दूं मैं इसको, इसे कहते हैं तालिका विधि और इसे कहते हैं गुण विधि। अरे यार लैंग्वेज पे मत जाया करो मैथ में, ठीक है। तालिका विधि में क्या होता है? देखो, जैसे मैंने एक सेट लिख दिया S, उस सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। इसमें एलिमेंट होते हैं ना 2 4 6 8 10, ये एक सेट बन गया। तो ये तालिका विधि लिख दी आपने। एक सेट और लिख दिया, मान लो मैंने सारे होल नंबर का 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ले भैया, यो तालिका विधि है। अब सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि गुण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कैसे लिखते हैं पता? इसमें कुछ नहीं करना, आप जो भी सेट बता रहे, जैसे मान लो S है और उसमें क्या करो, एक X ले लो यहाँ और ये वाला निशान लगा दो और उस X की प्रॉपर्टी लिख दो कि X कैसा है। आप लिख दो X एक धन पूर्णांक है, बस ये बंद कर दो। वो समझ गया कि X के सारे एलिमेंट हैं और धन पूर्णांक होने चाहिए। धन मतलब पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 ये होने चाहिए। तो देखो ये इसका तो रूप बना, ये इसका सेट हो गया। जिसको लिखना पहले तो वो लिख दो X और फिर उसकी प्रॉपर्टी लिख दो, सही है ना। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई एक सेट बनाओ और इस फॉर्म में लिखो, गुण विधि में लिखना आपको। तो आप क्या करो, एक सेट बना दो और लिख दो X, ठीक। और X की प्रॉपर्टी किस भारत की, X क्या है, X की बात लिख दो। X हो गया भारत की सभी नदियाँ। और क्या लिख दो, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऐसे भी जितनी प्रॉपर्टी कोमा लगाते चले जाओ, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ऐसे करके। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, बस समझने की कोशिश करो भाई। बाकी आप इस पे लैंग्वेज पे ध्यान मत दो, समझ रहे ना। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे बनाई जाती है, कुछ भी बना लो। हम तो जब क्लास में छोटे थे, तो हम जब पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, तो हम किसी की भी सेट बिल्डर फॉर्म बना देते स्टूडेंट की, लिख देते कि एक सेट हुआ S या एक सेट हुआ A और यहाँ X, और X में लिख देते कि सारे लड़ाकू बच्चों का समुच्चय। यहाँ लिख देते X सभी लड़ाकू बच्चे। अब सेट बना लो भाई। यो पता मुझे दो ही मेथड है, टेबुलर या सेट बिल्डर, ठीक। तो ये तो हुआ इसका रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा भाई। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा ना, मैं मानता फर्स्ट पार्ट तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। सेकंड पार्ट आएगा वो बहुत सुपर मोस्ट होगा, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आप ये बातें सब समझ कर चल रहे हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेट देख लो, और ये NCERT से पढ़ा रहा हूँ भाई मैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स के टाइप बहुत ही ज़्यादा। आज मैं सारे टाइप्स कवर करूँगा। देखो सबसे पहली बात, पहला है नल सेट्स। देखो नल सेट क्या होता कि भाई पूरा सेट है ये, और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नल सेट है। और इसे हम फाई मानते हैं हमेशा, तो फाई इक्वल्स टू, ये बस खाली छोड़ दो। ये नहीं कि तुम 0 लिख दो, 0 भैया एक एलिमेंट आ गया उसके अंदर, तुमने लिख दिया 0, तो 0 तो एक एलिमेंट है, तो इसे नल सेट नहीं करना। नल सेट में कुछ भी नहीं लिखना आपको, ये नल सेट है। रिक्त समुच्चय, ठीक, रिक्त समुच्चय, और इसे फाई से डिनोट करा जाता है। इतना तो पता चला। दूसरी बात, नल सेट आ गया।
अब देखो इसका एक एग्जांपल और लेते चलो यार। मैंने कहा कि ए एक सेट है और उसे मैंने लिखा x, इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, और मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये लिख दिया। यानी कि एक x का एलिमेंट है और उसकी प्रॉपर्टी है, और एक क्या लिखा, x एक विषम संख्या है। विषम मतलब ओड नंबर, विषम संख्या है। ऐसा ही तो बना भैया। अब देखियो, तुम पहले से इसकी प्रॉपर्टी पकड़ लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स बराबर कितना है 2, तो क्या यो 2 विषम संख्या है, 2 तो सम संख्या। तो तुम कहोगे कि भैया ऐसा तो कोई एलिमेंट है नहीं, इसे छोड़ दोगे खाली, ऐसा यानी कि यो है नल सेट, ये नल सेट है। आई समझ में, क्योंकि तुमने उस प्रॉपर्टी को सोल्व करा तो एक्स की वैल्यू 2 आई, तो 2 तो सम है, तो विषम कैसे हो गया, समझ गए ना मेरी बात। अब देखो ध्यान से, मैं आपको बताऊं पहला टाइप, दूसरा टाइप है हमारा फाइनाइट सेट, फाइनाइट। तो देखो दूसरा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट को हिंदी में कहा जाता है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है भाई, परिमित समुच्चय। अब देखो परिमित समुच्चय क्या होता है, अगर आपने एक सेट के सारी एलिमेंट काउंट कर दिए मतलब एक लिमिट में है, एक भाई फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं आसानी से, तो वो परिमित समुच्चय है। जैसे देखो मैंने एक सेट बनाया S और इसमें एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 26। अब आप कहोगे देखो ये सेट तो है भाई, और इस सेट में कितने एलिमेंट है 26, तो आप कहोगे कि ठीक है भाई 26 से बता दिए सबने, तो ये एक परिमित समुच्चय हुआ। इसका एक और एग्जांपल देख लो, मैंने लिखा कि एक सेट है, उस सेट में ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और उसकी प्रॉपर्टी लिख दो x सप्ताह के दिन, सप्ताह के दिन यानी कि पूरे वीक के डे देख लो। तो देखो एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन है, 7 दिन। आप कहोगे 7 दिन, तो 7 दिन तो आप गिन सकते हो, एक परिमित समुच्चय बन गया। समझ में बात आई, परिमित समुच्चय। नोट्स हाथों हाथ बनाते चलो। अब दूसरा देखो अपरिमित समुच्चय, अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इसको बोला जाता है, तीसरा है ये अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ठीक है भाई, जिसके एलिमेंट ना काउंट हो सकते हो, मतलब एक सेट है, इसमें मैं एलिमेंट लिख दूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट पता नहीं कितने, अपरिमित है, कोई लिमिट नहीं, ठीक है ना, समझ गए होंगे यार, कोई इतना ज़्यादा टफ ना है। इसका सेकंड पार्ट है, और एक सेट में इसके सेट बिल्डर बना दो, जैसे x है, और x की इसकी प्रॉपर्टी लिख दो x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और कोमा लगा के लिख दो n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सेट बना। अब देखो यहाँ से प्रॉपर्टी पकड़ लो, तो x इक्वल्स टू n स्क्वायर, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव मतलब 0 से स्टार्ट, पता होगा आपको। तो अगर मैं 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, x इक्वल्स टू अगर 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर 4, n की जगह 3 रखूँ तो 3 का स्क्वायर 9, x इक्वल्स टू मैं रखूँ 4 तो 4 का स्क्वायर 16, x इक्वल्स टू रखूँ 5 का 25। तो ये तो ऐसे ही चलता चला जाएगा, आप कितने भी नंबर रख दो, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट थोड़ा ही ना, कितने नंबर रख दो आप, ठीक है भाई। अब देखो फोर्थ टाइप, समझ गए होंगे यार, आप बच्चे ना हो। अब देखो फोर्थ टाइप इक्वल सेट, फोर्थ टाइप है इक्वल सेट, समान समुच्चय, क्या कहेंगे, समान समुच्चय, समान समुच्चय। देखो समानता या असमानता अगर आपको ज्ञात करनी हो तो आपको एक से ज़्यादा में कंपेयर करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ हम सेट की समानता देख रहे हैं, सेट की,
तो एक से ज़्यादा सेट होने जरूरी है, पहली बात, एक से ज़्यादा सेट। तो देखो मैंने क्या कहा, समान सेट। तो मान लो तुम्हारे पास दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो ए और बी तभी समान होंगे, लिख दो, ए और बी तभी समान होंगे। ए और बी दो सेट हैं, समुच्चय हैं भैया। कभी सोचो ए और बी कुछ और है। ए और बी तभी समान होंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ये बात है। ए एंड बी आर टू इक्वल सेट इफ एलिमेंट ऑफ ए, all the element of A are equal to the all the element of B। सारे एलिमेंट ए और बी के आपस में समान होने चाहिए तो वो इक्वल सेट होगा। एक मैथमेटिकल परिभाषा लिख देते हैं इसकी। तो देखो क्या है, मान लो एक एलिमेंट है एक्स, एक्स एलिमेंट है ए का, ठीक है भाई। और दूसरी बात, एक्स एलिमेंट है बी का, एक्स एलिमेंट है ए का, एक्स एलिमेंट है बी का, ए का भी है बी का भी है। और मैंने कहा एक्स एलिमेंट है बी का और एक्स एलिमेंट है ए का, एक्स ए का भी एलिमेंट है बी का भी है और बी का भी है ए का भी है। तो तब हम कहेंगे ए और बी बराबर होंगे। ये मैथमेटिकल है भैया, ठीक, आप समझ गए होंगे। देखो इसका एग्जांपल दिखा दूं मैं, समान समुच्चय का। और समझ गए हो तो स्किप कर लो भाई, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। देखो मान लो एक सेट है तुम्हारे पास, कितना है, 3, 5 और 10। एक सेट है तुम्हारे पास 5, 10 और 3। तो देखो ए के सभी एलिमेंट बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट ए में है। नंबर से मतलब नहीं होता कि भाई 3 इसमें 3 इसमें, नहीं, एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, 10 है तो 10 है, तभी तुम कहोगे ए और बी बराबर होंगे। अब देखो एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का और टीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है ना उसमें दिया हुआ भी है। तो देखो एग्जांपल क्या है, 3 सेट दिए हुए हैं। एक सेट है 1, 2, 2 और 3। दूसरा सेट है 1, 2 एंड 3। और तीसरा सेट है एक्स स्क्वायर, सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये कहा कि ये बताओ इनमें से समान सेट कौन कौन से हैं, इक्वल सेट कौन से हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये सेट आपको सही करना पड़ेगा क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता भाई। तो देखो 1, 2 और 3 ये बनी इसकी एक्चुअल फॉर्म, ठीक। तो देखो S1 और S2 तो बराबर है, S1 बराबर है S2 के। एक तो बात ये आई, इसे चेक करना तो पहले ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस 1 लिख दो 2 को और ये 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 1x माइनस के x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन करो, x कॉमन कर दो, x माइनस 1 बचा, माइनस 1 कॉमन कर दो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 और x माइनस 1, तो यानी कि x इक्वल्स टू 1, दो वैल्यू x की 1 आई, यानी कि सेट 3 कितना आया, एक ही एलिमेंट 1। तो ये किसी के इक्वल है नहीं। तो S1 और S2 तो आपस में इक्वल है और इक्वल नहीं है, ये किसके इक्वल नहीं है, ये S3 के इक्वल नहीं है। तो ये थी बात जो आपको समझनी थी। अब फोर्थ टाइप, फोर्थ हमने कर लिया। फिर देखो सिंगलटन सेट, फिफ्थ सिंगलटन, सिंगलटन वैसे ही पता चल रहा होगा भाई, सिंगलटन सेट है यानी कि एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो, है ना, एक ही एलिमेंट हो। जैसे मान लो ये तो नल सेट हो गया, इसमें तो कोई है ही नहीं। जैसे मान लो 0, जिसमें एक ही सेट हो, ठीक। एक इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स मैंने लिखा, एक्स क्या है, उत्तर प्रदेश के एक
अगस्त 1985 के राज्यपाल। सेट फिल्टर फॉर्म भी अपने आप में भाई चीज़ है, कुछ भी लिख दो और उसकी प्रॉपर्टी लिख दो। तो एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट है और उत्तर प्रदेश को 1 अगस्त 1985 को राज्यपाल। भाई एक दिन में एक ही राज्यपाल होता, साल में चेंज हो जाएगा, दिन में भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन देखो उस दिन तो एक ही होंगे। तो इसमें कोई एक उस दिन होंगे, मेरे यहाँ लिख के आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कौन थे, सर्च करो गूगल पर और बताओ। तो एक ही आएगा, तो ये एक एलिमेंट हुआ, तो ये एकल समुच्चय हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब है हमारा 6 देखो 6 टाइप क्या है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है 6। जो इसका सेकंड पार्ट आएगा ना, मैं बार बार इसमें बात करूंगा, सबसेट जिसे बोला जाता है। सबसेट 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 को बोला जाता है उप समुच्चय। उप समुच्चय, ठीक है भाई। सबसेट देखो, पहले मैथमेटिकल बता दूं, x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट है b का, इसका मतलब a सबसेट हुआ b का। सबसेट का निशान है देखो ये ऐसा वाला, ठीक है भाई। इसके नीचे ये भी लगा रहता, कब लगा रहता अभी डिस्कस करूंगा। देखो तो ये निशान लगाना, x एलिमेंट है a का, मान लो कोई एलिमेंट है वो a में भी है और x एलिमेंट b में भी है, तब हम कहेंगे कि a सबसेट हुआ किसका, b का। जिसकी तरफ कोई मुंह खुला होगा ना उसका सबसेट है, a सबसेट है b का। यहाँ लिख दो a सबसेट है b का, ठीक है भाई। a सबसेट है b का, ये बात समझ लो आप मेरी। अब देखो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मैंने देखा a एक सेट लिया, कितनी वैल्यू 1 3 5 7 9, और आप समझ गए ये सारे ऑड नंबर हैं। एक मैंने सेट लिया बी में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं भाई, ए के ये सारे एलिमेंट बी में हैं, इसका मतलब ए इसका सबसेट हुआ। तो मैं लिखूंगा ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। आई बात समझ में। अब मान लो ऐसा हो जाए ए सबसेट है बी का और ए और बी के एलिमेंट बराबर हो जाएं, यानी कि जो ए के एलिमेंट है वही बी के एलिमेंट हो जाएं। समझो मेरी बात, जो ए के एलिमेंट है वही बी के एलिमेंट हो जाएं, तो अब हम कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। मतलब प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर का मतलब एवरी एलिमेंट, तो तब ये लगाएंगे, ये प्रॉपर सबसेट में लगेगा। उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, समझ गए ना मेरी बात। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है भाई। प्रॉपर सबसेट होगा तब लगाएंगे हम। मान लो यहीं एलिमेंट ऐसे होते, बी में भी एलिमेंट ऐसे होते 1 3 5 7 9, तब देखो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो बराबर तो हुए। तब हम ये कह सकते थे कि ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का। लेकिन ये हुए प्रॉपर, सारे एलिमेंट आ गए भाई, एलिमेंट सेम हो गए, बराबर भी हो गया और सबसेट भी हो गया, तब कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इसमें इसका मतलब होता है एलिमेंट बराबर है। और हाँ ऐसा हो जाता है कि बी में एक भी एलिमेंट ऐसा हो जाए जो ए में ना मिले, तब तो ये सबसेट होगा, और एलिमेंट सेम हुए तब प्रॉपर सबसेट होगा। समझ गए। अब देखो, ना समझे हो तो वीडियो को भाई एक बार यहीं रोक के देख लियो दोबारा। अब देखो, अब हम एक है 7 टाइप। 7 टाइप क्या है, सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय। और ये जब आप वो पढ़ोगे ना, रिलेशन बहुत ज़्यादा सुपर मोस्ट है, और प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तब
इसकी बहुत मार पड़ेगी उस समय प्रोबेबिलिटी में, और तुम्हारा क्रमशः संचय जब पढ़ोगे तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो जैसे मान लो भाई हर एक सेट बनता है। देखो मैंने कहा कि तुम्हारे पास एलिमेंट है, सपोज करो कुछ भी एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट बने और आपने एक सेट ले लिया। तो आप यहाँ देखो इसे एक सेट और बना सकते हैं, एक सेट और बना सकते हैं। एक सेट वो कैसे बनाएंगे, देखो खाली एक सेट ये भी होगा, ऐसा तो है ही बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर एक सेट है जो नल सेट है, नल मतलब उसे 5 ही लिख दो, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिखा नहीं जाता। ठीक है भाई, तो क्या करो एक सेट ऐसे ही बना दो, और फिर खाली 1 का भी सेट होगा, और खाली 2 का भी सेट होगा, खाली 3 का भी सेट होगा, खाली 4 का भी होगा, फिर उसी तरह 1 और 2 का भी होगा, 1 और 3 का भी होगा, ऐसे ही बना। तो जो सेट बना वो है सेट ऑफ सेट, समझ गया, सेट्स ऑफ सेट। हमारा शरीर भी तो सेट्स ऑफ सेट है। देखो हमारे शरीर में ऑर्गन्स यानी कि हमारे हाथ पैर इनसे बना है, और हमारे हाथ पैर लाखों कोशिकाओं से बने हैं, सेल से। तो हमारा शरीर भी एक समुच्चयों का समुच्चय है। हमारा शरीर भी समुच्चयों का समुच्चय है। समझ गए बात। देखो अब इसमें हमें ज़रूरत क्या पड़ी, कितने सेट मतलब कितने एलिमेंट होंगे। एक समुच्चय तुमने सेट ऑफ सेट बना दिया, तो कितने एलिमेंट होंगे, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट यानी कि घात समुच्चय, घात समुच्चय पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 8वां टाइप हो गया ये। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल से, देखते रहो। देखो देखो क्या है, हमने 3 एलिमेंट लिए 0 3 एंड 4, एक सेट था, हमने इससे सेट ऑफ सेट बनाया, सेट ऑफ सेट्स किसका, ए का। तो वो बना, मैं इसमें लिख सकता हूँ, देखो एक तो 5 है तुम्हारे पास है, और एक 0 का भी सेट बन सकता है, 3 का भी सेट बन सकता है, और खाली 4 का भी सेट। ठीक है भाई, 4 का बना। फिर 0 3 का बना दो, एक 0 और 3, फिर 0 और 4 का बना दो एक सेट, फिर 3 और 4 का एक सेट बना दो। ठीक है भाई, और फिर 0 3 4 का एक सेट बना दो, 0 3 4 का एक सेट। तो देखो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये होते हैं इसकी पावर के कितने एलिमेंट हुए टोटल, पावर मतलब कितने एलिमेंट हो गए ये बताना है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखो, 2 की पावर n, यो बताता है घात समुच्चय। घात समुच्चय जैसे मान लो तुम्हारे पास हो गए थे कितने, n की वैल्यू कितनी थी 1 2 3, यहाँ में देखो एलिमेंट कितने 3, तो 2 की पावर 3 लगा दो, तो इसे सोल्व करोगे 2 × 2 यानी कि 2 3 4 2 8 एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट बनेंगे, 8 सेट्स ऑफ सेट बनेंगे। समझ गए भाई। अब देखो मैं एक और, इतना तो आप समझ ही गए। इसके बाद हम शुरू है करते हैं क्या, एक और है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हिंदी में बोला जाता है समष्टीय समुच्चय। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, इसे ध्यान से समझिए आप। यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में बहुत यूजफुल है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होता है सारे एलिमेंट, इसे यू से डिनोट करेंगे। जैसे मान लो यूनिवर्सल में तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप, जैसे मान लो ये यूनिवर्सल है, ये ऐसा होगा जब मैं वेन डायग्राम बताऊंगा तब ऐसा। तो ये यूनिवर्सल यू आ गया, इसमें सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं कहूँ एक सेट है ए की वैल्यू है 1 2 3, तो एक सेट तुम्हारे पास ये ए सेट बन जाएगा। यहाँ मैंने कहा एक सेट है बी, तो बी में 4 5 6 एक बी सेट ये बन जाएगा। तो ये देखो मतलब सारे एलिमेंट अगर जिसमें भी आ गए वो यूनिवर्सल सेट हो गया भैया। और यूनिवर्सल सेट में ही ए सेट बी सेट
सी सेट, कितने भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में होंगे। यूनिवर्सल सेट ये मान के चलो सारे एलिमेंट का कलेक्शन है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि भाई इनसे बाहर भी ना हो। मान लो बात तो कर रहे हैं आप नंबरों की, और यूनिवर्सल में ही आपने कुछ और रख रखा, समझेगा ना। मैं एक सेट बनाना चाहता हूँ, मान लो एस के सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, और आप उसे यूनिवर्सल में ढूंढने चले, और इसमें यूनिवर्सल में नंबर लिख ही नहीं रहे, यूनिवर्सल में लिख रहा गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी, तो क्या आप उसमें सेट बना पाओगे? ये का नहीं बनाने के। तो यूनिवर्सल सेट भी ना एक इनके संगति होना चाहिए, ये तो यूनिवर्सल सेट आप समझ गए। ठीक है भैया, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री समझो, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है पूरक कोण, पूरक कोण नहीं कहते भाई, पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पढ़ते थे ना। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता कि जिसका कॉम्प्लीमेंट्री आप निकाल रहे हैं वो यूनियन में नहीं होना चाहिए, मतलब यूनियन में तो होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए, उस सेट में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक यूनियन है, यूनियन सेट है तुम्हारे पास यू, और मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ। एक्स में क्या लिखा? अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला का अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हमने सारे लिख दिए भैया, चलो 26 आ गए। और एक सेट हमने लिया, उस सेट में कौन से एलिमेंट होने चाहिए? ए बी सी डी और ई। बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो देखो यूनियन में तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की बात कर रहा है, और ए में भी इनकी बात कर रहा है, तो इसका मतलब एक बात संगत है, तर्क संगत है। अब मैं मान लो यहाँ लिख देता 1 2 3 ए में, और ये लिख देता अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, तो क्या ये वाला सेट उस यूनियन में मिल जाता? कभी भी नहीं मिल सकता था, कभी भी नहीं मिलने का भाई, क्योंकि उसमें तो तुमने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिख रखे और अपने सेट पर जिस पर ऑपरेशन फॉलो कर रहा है उसमें नंबर से लिख रखे 1 2 3, तो ढूंढते रहो। तो ऐसा भी नहीं, यूनियन मतलब तर्क संगत होना चाहिए उन सेट्स के जिन पे हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं। तो देखो ए सेट ये है, यूनियन यू है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पे डैश लगा, ऐसे लगा दिया जाता, या फिर ए सी लिखा जाएगा। तो बे एलिमेंट बताओ ए से अलग, यूनियन में जो बचे ए बी सी डी ई से अलग, तो कौन से हुए? एफ जी एच आई जे डॉट डॉट एक्स वाई जेड तक, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, समझ गए? ये इसके पूरक आ गया। वो एलिमेंट जो ए के छोड़ दो और जो बचे यू में वे उसके कॉम्प्लीमेंट्री आ गए। बहुत यूज है इनका रिलेशंस एंड फंक्शन में, ठीक है भाई, तो ध्यान से पढ़ते चलो। अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। इसके सेकंड पार्ट आएगा, उसमें मैं देखो क्या क्या पढ़ूंगा। उसमें पढ़ूंगा मैं डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि उसका पार्ट का ही नाम होगा, पार्ट 2 जो आएगा, पार्ट 2 सेट, उसका नाम होगा एलजेब्रा सेट, एलजेब्रा ऑफ सेट। बड़ा सुपर मोस्ट है, इसी को पढ़ने के लिए बेताब रहते हैं बच्चे। तो मैं जैसे ये पार्ट 1 कराया उससे भी आसान भाषा में बताऊंगा। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे। और वे क्वेश्चन जैसे कि मान लो 20 आदमी कॉफ़ी पीते हैं, 40 चाय पीते हैं, दोनों चाय और इतना पीते हैं, वे वाले सब उसी में होंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इस सीरीज में हमारे साथ। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 2, देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।